नमस्ते अनुवैदिक शिक्षायतनम पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमो नमः छात्र मित्रेभ्यो। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के एक विशेष चैप्टर, एक स्पेशल चैप्टर जिसका कैप्शन अल्टरनेटिंग करंट, इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसी का कुछ आधार माने तो बेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से शुरू होता है। तो इसी के बाद हम यह चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स पीरियड नंबर 27 अल्टरनेटिंग करंट। पहले ये अल्टरनेटिंग करंट क्या है? पीरियड नंबर 27। ओके, व्हाट इज मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट? Write an equation for it, define its amplitude, time period and frequency. Okay, so alternating current, उसकी डायग्राम हम पहले कर लेते हैं। ये फिगर हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं। तो फिगर यहाँ हमें दो कर्व्स दिखाई पड़ रहे हैं। पहले वाले कर्व जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है और दूसरे जो है वो डायरेक्ट करंट है। ये वाला है डायरेक्ट करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका डेफिनेशन क्या है? अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose magnitude changes with time as time goes. So this is time 1 and time 2. Here we define this is the amount of current, and after a point the magnitude changes. This is the current and this is time. With respect to time the magnitude of the current changes. तो क्या होता है? करंट का मैग्नीट्यूड, परिमाण परिवर्तन होता है। कैसे? समय के साथ। किंतु डायरेक्ट करंट में क्या होता है? जो वैल्यू होता है टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ये है एसी और डीसी का डेफिनेशन। ये डायग्राम है। इसको अच्छे तरह से जानने के बाद ये टाइम पीरियड कहलाता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये हो गया। टाइम को हम सेकेंड में, करंट को इन एम्पियर में हम लिखते हैं। तो ये हो गया। नोट्स के साथ आपको मिल रहा है, ये देखेंगे। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड आल्सो नो व्हाट इज डायरेक्ट करंट। तो हम अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है उसी के बारे में जाने। आगे देख रहे हैं एक्सप्रेशन। इसका एक्सप्रेशन कहाँ से लिया जाता है? पहले चैप्टर, इसका पूर्व जो चैप्टर है हमने पढ़े वो है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी में से हमको जो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हुआ था, उसी का मैग्नीट्यूड, उसी का एक्सप्रेशन कैसे आया था? इस प्रकार आया था। तो उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। और ये वाले जो EMF विच इज द कॉज ऑफ करंट, उसको जब हम एक लोड के साथ एक सर्किट में भेजेंगे तो वो जो, अर्थात ये E है, लोड R होने वाली एक सर्किट में इस EMF को यदि भेजेंगे तो वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा? E/R। E क्या है? इंस्टैंटेनियस EMF। तो E/R क्या हो गया? E0/R साइन ओमेगा टी। कैसे हुआ? E = E0 साइन ओमेगा टी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पाए थे। तो I = E/R, दैट E0 साइन/R साइन ओमेगा टी। E0/R को हम बोलते हैं I0 साइन ओमेगा टी। तो हमारे लिए अब क्या एक्सप्रेशन आया करंट का? I = I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ करंट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ करंट का मान परिवर्तन होता है।
और इसका जो वैल्यू पीरियोडिकली चेंज होता है। पीरियोडिकली मतलब ये टोटल टाइम पीरियड हो गया टी, उसी के आधे समय तक ये पॉजिटिव में रहता है और आधे समय तक ये नेगेटिव में रहता है। इसके बाद फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिवली इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज बदलाता है रहता है, इसीलिए इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अच्छे तरह से लिख लो। तो अब तक हम क्या पाए, अल्टरनेटिंग करंट का जो मान है, करंट का जो मान है वो टाइम के साथ चेंज होता है। एंड कैसे चेंज होता है, पीरियोडिकली। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हम बोल सकते हैं द करंट इन द सर्किट वेरीज साइनोसोडियली। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम पाए थे ईएमएफ साइनोसोडियली, साइन और कॉस का फंक्शन जैसे वेरी करता है, वैसे ये करंट भी उसी से ही तो हमें प्राप्त होता है। तो ये भी करंट से साइनोसोडियली वेरी करता है। सो आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी एट एनी इंस्टेंट टी, ये हम जान पाए। एंड आई ई जीरो बाई आर, आई जीरो यहाँ पर लिखना है आई जीरो, ध्यान दे ये होगा आई जीरो। आई जीरो क्या हुआ, ई जीरो बाई आर। सो उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ जानेंगे। तो देखो उसी के लिए, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें एक्स एक्सिस में हम लेते हैं टाइम, जिसको हम सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। वाई एक्सिस में लेते हैं हम करंट, ऐसे भी ले सकते हैं, जिसको एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन, वो अल्टरनेटिंग करंट का जो शेप ऐसे आ रहा है। तो इसी में जो मैक्सिमम वैल्यू माने तो ये मैक्सिमम है, इसको हम बोलेंगे आई जीरो। ये कैसे आया था, ई जीरो बाई आर आया था। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे ये पीक वैल्यू। किसका पीक वैल्यू, एसी का ये पीक वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ से शुरू कर होकर जब यहाँ तक ये कवर करता है, इसको हम बोलते हैं, जितना टाइम ये लेता है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ एन एसी। ये वाला क्या होता है, आधे टाइम टी बाई टू, ये टी बाई टू। तो वैसे ये जो पीक वैल्यू हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी। माने तो ये एक वेव जैसा हम यदि माने तो क्या होगा, आई जीरो इसका एम्पलीट्यूड होगा, उसी के साथ टाइम पीरियड को कैसे हम दिखाते हैं ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कैसा डिस्प्लेस होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपन 2 पाई। 2 पाई यहाँ क्या होगा, हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमको एसएचएम में जोड़ता है। कंप्लीट साइकिल में ये कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई। थोड़ा एसएचएम को याद कर लो, ये पाई, ये 2 पाई, तो ये जीरो, टाइम भी जीरो यहाँ पर। सो पाई बाई 2, आई का जो एक्सप्रेशन है आई जीरो साइन ओमेगा टी, टी के स्थान पर यदि हम पाई बाई, अच्छा ओमेगा टी के स्थान पर वैल्यू ऑफ ओमेगा टी अगर हम पाई बाई 2 लिखेंगे तो साइन पाई बाई 2 1, तब वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आएगा। पाई में जीरो आ जाएगा, साइन पाई इक्वल टू जीरो। ओमेगा टी इसको हम बोलते हैं फेज, फेज। वो कब कहाँ पर है उसी का सूचना हमें देता है, इंफॉर्मेशन हमें देता है फेज। ओके ठीक है।
तो ये सब SHM में हम पढ़े थे। तो SHM में ये टोटल टाइम पीरियड कवर करने में वो टोटल 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको कवर करता है। तो ये हो जाता है, ये सब SHM से हमें मिलता है। तो ये ठीक है। तो अब हम जनरलाइज करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आई जो हमारा आया वो I0 साइन ओमेगा टी स्मॉल टी लिख सकते हैं, और इसको हम I0 साइन ओमेगा टी को हम ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं, 2 पाई एफ विथ टी, और हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। इन तीनों प्रकार हम इंस्टैन्टेनियस करंट, जो करंट समय के ऊपर निर्भर करता है एसी, उसको लिख सकते हैं, जो कि हमें EMI से प्राप्त हुआ है। ये है ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय AC इन either direction is called its amplitude or peak value and it is denoted by I0। तो टाइम पीरियड क्या है उसी के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये नोट्स के लिए आप रख लीजिए। तो आगे प्रूफ मैथमेटिकली दैट, सो ये क्वेश्चन आया है, प्रूफ मैथमेटिकली that the average value of AC over one cycle, one complete cycle is 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल। पहले हम इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ AC is given by I equal to I0 sin ओमेगा टी। इंस्टैन्टेनियस ये समय के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें यदि एवरेज वैल्यू पाना है तो उसका वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं? आई एवरेज इक्वल टू टोटल करंट। एवरेज वैल्यू कैसे पाएंगे? टोटल चार्ज फ्लोन इन वन साइकिल ओवर टाइम पीरियड। इसको हम लिख सकते हैं dq ओवर t। तो पहले हम dq को निकालेंगे। dq, मान लीजिए यहाँ हम ग्राफ करते हैं, ऐसे तो जा रहा है, इसी में थोड़े समय के लिए मान लेते हैं इसी का जो वैल्यू है ये लगभग कांस्टेंट है। मान लीजिए कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट हो तो उसी को I मानकर हम थोड़े टाइम dt के लिए इसको q इक्वल टू I dt, जबकि ये dt स्मॉल टाइम dt ये इतने छोटा है कि इसी समय पर I इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा? वो कांस्टेंट I इंटू dt, q इक्वल टू I t, उसी फॉर्मूला में आया है। जब t dt हो जाए और I एक कांस्टेंट हो जाए तो ये हो जाएगा I dt। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसी का इंटीग्रेशन करना है 0 टू q तक। ओके ठीक है। I ये तो AC है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t इंटू डी टी इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T। ये हो गया। इसको आगे देखेंगे, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, तो हमें फाइंड आउट करना है dq का इंटीग्रेशन 0 टू q, तो हो गया 0 टू t I0 साइन ओमेगा t dt। इसमें I0 कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, साइन ओमेगा
टी डी टी लिमिट 0 टू टी। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एंगल डेरिवेटिव ओमेगा, तो लिमिट 0 टू टी। तो आई ये कैसे चलेगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आप 0 टू क्यू अपर लिमिट q माइनस लोअर लिमिट 0 दैट इक्वल टू q। सो i इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर चला जाएगा, कॉस ओमेगा टी के स्थान पर कैपिटल टी माइनस कॉस टी के स्थान पर 0, तो ये हो जाएगा 0। तो i बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कैपिटल टी का वैल्यू है 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 का वैल्यू तो हम जानते ही है, हाँ कॉस 0। कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 1, कॉस 2 पाई का वैल्यू भी 1, 0 का वैल्यू भी 1। सो क्यू क्या हो गया 0 हो गया। सो टोटल चार्ज कितना फ्लो करता है 1 साइकिल में, तो 0 हो गया। तो टोटल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, सो 0 बाई टी इक्वल टू 0। तो क्या हो गया अभी दोस्तों, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल, इसको हम ऐसे लिखेंगे आई एवरेज ओवर 1 साइकिल क्या हो गया 0। तो इसी संदर्भ में एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में पहले हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़े थे, वो डीसी में काम करता है, तो क्या एसी में भी वो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। उत्तर है नहीं करेगा। किंतु क्यों नहीं करेगा, जैसे कि हम मानते हैं हमारे जो भारत में जो फ्रीक्वेंसी है एसी का वो है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। इसका अर्थ है एक सेकंड में वो 50 बार अपने जो साइकिल है, ऐसे वाला जो साइकिल है ये एक साइकिल है, ऐसे 50 बार इस साइकिल को वो कंप्लीट करता है, तभी उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा। तो उसी समय वो कितने बार 0 को छूता है, 1 2 2 बार, ये तो दूसरे के लिए चला गया, तो 2 बार 0 को छूता है। तो यदि 50 हर्ट्ज को मान ले, इसको हम देखना चाहें जो डीसी के लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर, उसी में तो क्या होगा 100 बार वो 0 को आएगा। मान लो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का 0 यहाँ होता है, तो ऐसे 50 बार मैक्सिमम, 50 बार मिनिमम, दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम, और 100 बार इस वो 0 को छूने वाला है। एक सेकंड में अगर 100 बार ये छुएगा व ऐसे डिफ्लेक्शन करेगा, तो हमारा जो आँख की जो परसिस्टेंस है, दिखने का जो ताकत है, वो है एक सेकंड में 1/16। एक पिक्चर को यदि हमारे आँख 1/16 ऑफ ए सेकेंड देखेगा, तभी इसको स्पष्ट तरीके से मालूम होगा कि वो किसको देख रहा है, वो क्या देख रहा है। किंतु एक सेकंड में ये क्या कितने बार होता है 100 बार स्पर्श करता है, 0 को टच करता है। 100 बार टच करने के समय क्या होगा, हमारा आँख उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो और ये जो 0 से इधर उधर इधर उधर दोनों की ओर जो फोर्स लगता है, वो कहीं भी नहीं जाके 0 में ही रुक जाएगा। ये टॉर्क दोनों ओर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हम माने थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखे थे, टॉर्क अप्लाई होता है वो करंट कैरिंग कॉइल पर, तो क्या हो जाएगा
दोनों ओर जीरो के दोनों ओर टॉर्क लगेंगे तो वो कहीं टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है वो कहीं और नहीं जाके एक ही स्थान पर स्थिर होकर रह जाएगा। तो ये होता है। तो हम इसीलिए इसीलिए हम देखते हैं कि ये हो गया। तो क्वेश्चन है, ordinary moving coil galvanometer used for DC cannot be used to measure an AC even if its frequency is low. Explain why. तो इसी का उत्तर मैंने अभी बताया। तो ordinary MCG cannot be used to measure AC। आज ऑर्डिनरी जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच डिपेंड्स ऑन डिरेक्शन ऑफ करंट, हाँ वो डिरेक्शन ऑफ करंट में डिपेंड करता है। सो इट कैन बी यूज टू मेजर एसी बिकॉज एसी दोनों डिरेक्शन में करंट जाता है एसी में। तो आधे साइकिल में द पॉइंटर मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड इन अनदर हाफ वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वो इतने फ्रीक्वेंसी परसिस्टेंस हम विजन अब आएगा इतने स्पीड से वो होता है कि हमारा आंख भी उसका यदि भी होगा तो उसको देख नहीं पाएगा। 50 हर्ट्ज छोड़ो 10 हर्ट्ज होने पर भी वो 20 बार जीरो तक पहुंचेगा, तभी भी हमारा आंख नहीं क्यास कर पाएगा। किंतु और भी एक होता है जो हम माने क्या, टॉर्क टॉर्क दोनों ओर प्रोड्यूस होने पर भी वो जीरो से कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, तो वो भी एक है। तो इसी के लिए हम क्या मेजर करते हैं, हाँ अभी इसका क्या समाधान हमारे पास है। वी कैन मेजर एसी बाय यूजिंग हॉट वायर एमिटर व्हिच इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and this effect is independent of the direction of current। यदि हम हॉट वायर एमिटर और वोल्ट मीटर का एमिटर का सहारा लेंगे तो हम करंट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर प्रोड्यूस होता है और डिपेंड करता है। इसी के उत्तर को हम अभी देखेंगे मैथमेटिकली ऑल्सो। देखो, टू मेजर एसी वी डिफाइन द मीन वैल्यू ओवर ए हाफ ए साइकिल। ओके, टू मेजर एसी, हाँ एसी को मेजर करने के लिए हम मीन वैल्यू ऑफ एसी दिखाते हैं, वो हाफ साइकिल के ऊपर दिखाते हैं, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम दिखाते हैं। ये नोट्स के तौर पर आप लिख लीजिए पहले, हाँ इसी को हम आगे दिखेंगे। तो क्या हो गया, परसिस्टेंस ऑफ विजन एक कारण है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को लेकर हम पढ़े थे वो डायरेक्शन ऑफ करंट पर निर्भर करता है। ये सब हम जो हम डिस्कशन किए, और इसका समाधान क्या पाए, उसका हीटिंग इफेक्ट वो हम यदि लेंगे तो हॉट वायर एमिटर में हम मेजर कर सकते हैं एसी को। और एसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हाफ वैल्यू का, हाफ साइकिल का एवरेज लेके और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेके। तो क्या है उसको हम आगे जानेंगे। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो पहले ही हम जान चुके हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी पूरे साइकिल में क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि पॉजिटिव जितने होता है नेगेटिव भी उतना ही होता है। तो ओवर ए साइकिल वो उसका वैल्यू जीरो ही आ जाता है। किंतु यदि हम इसको हाफ साइकिल में देखें तो क्या होता है, उसी को हम यहाँ देखेंगे। तो डी क्यू को पहले निकाल देते हैं, डी क्यू ओवर टी बाई टू करेंगे। तो पहले डी क्यू क्या होगा, आई डी टी। तो इसी को इंटीग्रेशन कर देने से 0 टू क्यू तक, ये 0 टू टी बाई टू तक, तो क्या होगा, हमारा आया था I0 जो कि
इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी, ये 0 टू t/2 होगा। तो ठीक है, साइन ओमेगा टी I0, ओमेगा बाहर चला आता है, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, ये सब आगे किए थे, केवल लिमिट चेंज होगा। तो ठीक है, तो अभी I0/ओमेगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0, ओमेगा t/2 उसका वैल्यू क्या होता है, I0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कॉस पाई माइनस कॉस 0। अच्छा, पहले से एक साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। क्या होगा, माइनस, वहां पर भी माइनस लिख के ही हमें आगे बढ़ना है, किंतु वहां 0 जैसे हो रहा था, इसी के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु यहाँ दिखता है। तो ये माइनस हम छोड़ दिए थे, उसको सही कर लेना है। सो माइनस I0/ओमेगा कॉस पाई का वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये -2 इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा 2I0/ओमेगा, 2I0/ओमेगा। ये क्या हो गया, टोटल करंट। तो आई एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ये होता है टोटल चार्ज अपन हाफ टाइम पीरियड, तो t/2 है, तो चार्ज हमारा कितना आया, 2I0/ओमेगा t/2, तो एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, t नीचे मल्टीप्लाई होगा, 4I0 हो जाएगा, 2 and 2 ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई, तो इसको सॉल्व करने से आता है 2I0/पाई। ओके, 2/पाई इसका वैल्यू है 0.637 टाइम्स ऑफ I0, ये हो गया, ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आया है। अच्छा, 2I0/पाई, हाँ ठीक है। तो एक जो भूल हुआ था, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, वो माइनस उधर नहीं दिखाई पड़ता था क्योंकि वहां 0 होता है था आंसर, किंतु ये ठीक कर लीजिए। ठीक, तो इसको यहाँ हमारा उत्तर आया है। सो I0 का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और 2I0/पाई, ये हो गया। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, लिख लीजिए। हाँ, तो ये कहता है thus the mean or average value of an AC is 2/पाई और 0.63 times of its peak value। पीक वैल्यू में हम यदि 0.637 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 2/पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू है, तब हम क्या पाएंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए हाफ टाइम पीरियड। आधे टाइम पीरियड में वो कितना उसका एवरेज वैल्यू है, वो हम निकाल दिए, क्योंकि पूरे में इसका वैल्यू 0 होता है। अब जो कि हमारा एवरेज करंट हाफ साइकिल में आ चुका है, वैसे ही एवरेज ईएमएफ भी हम हाफ साइकिल में निकाल सकता है। उसी का वैल्यू भी 2/पाई टाइम्स E0, दैट इज 0.637 ऑफ E0 होगा। ये ठीक है। तो अभी हम जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, उसी को दिखाने जा रहे हैं, वो क्या है। तो इसी के लिए प्रश्न है, व्हाट इज मीन बाय आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन एसी, डिराइव ए रिलेशन बिटवीन इट एंड इट्स पीक वैल्यू। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। तो क्या बोलता है, आरएमएस वैल्यू क्या है, जिसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी भी बोलते हैं, वो क्या है, और इसी संदर्भ में इसका रिलेशन किसके साथ,
मैक्सिमम वैल्यू व पीक वैल्यू के साथ आरएमएस वैल्यू का क्या रिलेशन है उसी को डिराइव करो, ये क्वेश्चन है। तो आरएमएस वैल्यू का कंसेप्ट कहाँ से आया उसको हम देखते हैं। जैसे कि हम पहले से जाने कि एवरेज वैल्यू ओवर ए साइकिल 0 हो जाता है, तो हमें ऐसे एक इफेक्ट को लेनी है व फिजिकल क्वांटिटी को लेनी है जो कि करंट के डायरेक्शन के ऊपर व प्लस और माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वैसे एक वैल्यू है हीटिंग इफेक्ट, H I square RT, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जो आई स्क्वायर है इस स्क्वायर टर्म प्लस या माइनस होने पर उसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। तो उसी को लेकर हम इसको डिफाइन किया, आई स्क्वायर जो आता है तो वो आई स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं, आई स्क्वायर हम जिसको ले जो कि वहां पर आई स्क्वायर का वैल्यू आता है, तो ठीक है उसी को लेकर हम आगे बढ़े। तो देखो कैसे डिफाइन किया जाता है आरएमएस वैल्यू को। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, ये एसी का वो वैल्यू है, ये डीसी का वो वैल्यू है, ये मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। डीसी का वो वैल्यू है which produces the same heating effect in a given resistor as produced by the AC when passed for the same time। मान लो डीसी वैल्यू, डीसी करंट कुछ है, वो टाइम टी में एक आर रेजिस्टर में जितना करंट प्रोड्यूस करता है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, आई स्क्वायर आर टी। तो उतना ही ये भी, ये क्या है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ क्या, एसी। उसी को हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू। ये तो स्क्वायर हो गया, उसी का अगर रूट यदि ले लिया जाए तो दोनों ही इफेक्टिव वैल्यू का स्क्वायर और डीसी का, ये डीसी करंट, डीसी करंट में आई डीसी स्क्वायर आर टी इतना हीट प्रोड्यूस होता है, वो आई इफेक्टिव उसका भी यदि स्क्वायर ले जाएंगे वो भी उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये आई इफेक्टिव क्या है इसी को हम जानने जा रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। इफेक्टिव ये आरएमएस वैल्यू है। तो जैसे कि हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, आई स्क्वायर आर डी टी, स्मॉल टाइम डी टी के अंतराल में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, तो पूरे साइकिल में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा उसको हम देखने जा रहे हैं। नोट्स कंप्लीट करने के लिए देख लीजिए अच्छे तरीके से, विल बी इतने में रहेगा। तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो डीएच का वैल्यू क्या आया था, डीएच का वैल्यू आया था आई स्क्वायर आर डी टी। तो एच का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, वो भी 0 टू एच, ये पूरे साइकिल में 0 टू टी। अगर एसी को लेंगे तो ये क्या होगा, आई इफेक्टिव का कैपिटल टी, ये हो जाएगा। ये कितना हीट प्रोड्यूस होगा, आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी। तो ये वैल्यू किसके साथ समान होगा, इसी के साथ, जो कि आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा। यहाँ पर आर क्या है, कॉमन कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, आर इक्वल टू आर इंटू
आई स्क्वेयर डी टी 0 to t। तो ये आर दोनों में कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो तभी आई इफेक्टिव वैल्यू क्या आएगा, आई स्क्वेयर डी टी अपॉन 0 to t, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक डिवाइड, ये जो t है वहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो ये 1/t। ठीक है, तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, जो कि आ रहा है 1/t। 1/t आई जीरो स्क्वायर में भी कॉमन चला जाएगा, आई जीरो स्क्वायर 0 to t। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते हैं, तो एक फार्मूला का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसका वैल्यू है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ये किसका वैल्यू है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे आया, जैसे कि हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। थीटा के स्थान पर हम ओमेगा टी डाल के उसको अच्छे तरह से सॉल्व करो तो ये आ जाएगा। तो ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी में हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2 इंटीग्रेशन डी टी। तो आई जीरो स्क्वायर बाई टी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेशन 1/t 1/2 डी टी कॉस 2 ओमेगा 2 माइनस, देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी 0 to t माइनस इंटीग्रेशन 0 to t कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2। अच्छा, ये 2 भी आगे चला जाता सकता है, 2 को भी आगे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2t डी टी का इंटीग्रेशन 0 to t, ये हो जाएगा कैपिटल टी माइनस, ठीक है। इसको देखते हैं, कॉस 2 ओमेगा टी का है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, तो आगे से है और एक 2 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, उसी का लिमिट भी है 0 to कैपिटल टी। आगे आई जीरो स्क्वेयर अपॉन 2t, ये हो गया t माइनस t माइनस 0, इसका तो t ही है, साइन 2 ओमेगा टी कैपिटल टी आने के बाद ये हो जाएगा साइन 4 पाई, वहां 1/4 ओमेगा कॉमन है, माइनस साइन 0, ठीक है। तो साइन 4 पाई का वैल्यू क्या है, 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो गया 0, इसको छोड़ के सिवाय टी, तो ये दोनों टी कैंसिल होके इसका वैल्यू आएगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2। अच्छे तरह से देख लीजिए क्या हुआ है। तो हम क्या निकालना चाहते थे, आई इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आई, उसका वैल्यू क्या आया, आई उसका स्क्वायर निकाल देते हैं, स्क्वायर इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2। तो आई इफेक्टिव का वैल्यू क्या आया, आई जीरो अपॉन रूट 2, आई जीरो अपॉन रूट 2, ये हो गया।
तो इसी को हम लेते हैं आगे। तो क्या आया, आई इफेक्टिव का वैल्यू आया हमारा I0/√2। इसको सॉल्व करें तो 0.707 टाइम्स I0 ये हो गया। इसको हम बोलते हैं आई इफेक्टिव और IRMS, और इसको हम बोलते हैं I² का बार, और I² ऐसे भी लिखते हैं। हाँ, ये सब IRMS का सिंबल से अनेक प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू आया 0.707 टाइम्स I0, पीक वैल्यू ऑफ AC। दोस्तों इफेक्टिव और RMS वैल्यू ऑफ AC इज 0.707 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू, और क्या है, और 1/√2 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ AC। ये तो हो गया। तो उसी के बाद हमारा कुछ प्रश्न है, उसी को भी देखेंगे। द इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन है, आई को हम कैसे लिखते हैं? I = I0 sin ω t। अच्छा, वैसे हम V को लिखते हैं V0 और E = E0, जो भी लिखो, sin ω t। अच्छा, पहले जो VRMS हमारा आया था वो है RMS वैल्यू, और उसी का ही प्रचार सर्वत्र होता है। इसका अर्थ क्या है? जो हमें दिखाई पड़ता है 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट क्या होता है? ये RMS को ही दिखाता है। यदि RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? √2 टाइम्स IRMS। सो √2 इंटू 220 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा? 311 वोल्ट। तो यहाँ V0 कितना हो जाएगा? 311 वोल्ट। 50 हर्ट्ज है, सो 50 हर्ट्ज ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा क्या है? 2πf। सो ये क्या हो जाएगा? 50 × 12 100 पाई। ओमेगा के स्थान पर क्या पड़ेगा? 100 पाई। तो उत्तर क्या होगा? E और V जो भी लिखो, E और V जो भी लिखो पोटेंशियल के लिए कोई समस्या नहीं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए V भी लिख सकते हो, E भी लिख सकते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 311 टाइम्स साइन ओमेगा क्या हो गया? 100 पाई टी। ये हो गया। तो ये है आपका उत्तर इस प्रश्न का। अच्छे तरह से देख लो, पाई का वैल्यू भी डाल सकते हो, तो उत्तर होगा साइन 3.14 डालने से 3.14 टी। ये हो गया ई का वैल्यू। वैसे बाकी जो प्रश्न है उसका उत्तर आप करोगे, उसे ये एक समाधान कर लिया मैंने। एक प्रश्न है, इसका डायग्राम यहाँ पर लिखा है, वो डायग्राम में बना देता हूँ। हाँ, तो ये 2 एम्पियर -2 एम्पियर, ये 0, ये टी। तो इसी में करंट इस डायरेक्शन में दिया है। ये डायग्राम 4th क्वेश्चन के लिए। तो इसी में RMS वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो इसको कीजिए।
इसका उत्तर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये था अल्टरनेटिंग करंट को लेकर हमारा पहला क्लास। आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसी संदर्भ में यह कक्षा हम हमारे खेल हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को समर्पित है। आप सब अच्छे तरह से खेलें, अपने को सुस्त रखें, मानसिक, मेंटल और फिजिकल हेल्थ अपना बनाए रखें। इसी के साथ हम फिर आएंगे इसके बाद वाली कक्षा में, जब हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम के साथ प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर में कैसे ईएमएफ और पोटेंशियल और करंट का रिलेशन होता है। उसी समय तक इसको अच्छे तरह से पढ़िए, ये होमवर्क को कीजिए, डाउट को भी हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतने समय तक देखने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।